208वीं रात। जब 208वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कमर अल-ज़मान सताने के बाद शहर के दरवाजे में दाखिल हुआ, मगर इसकी समझ में ना आता था कि कहाँ जाए। इसलिए वो शहर में इधर उधर तक गुजर गया। वो जंगल के तरफ वाले दरवाजे से दाखिल हुआ था और चलते चलते समंदर की तरफ वाले दरवाजे से निकला, मगर हाली में उसे कोई दिखाई ना दिया। ये शहर समंदर के किनारे वाक़ था। समंदर की तरफ वाले दरवाजे से निकलकर वो आगे बढ़ा और शहर के बागों और दरख्तों में पहुंचा। दरख्तों के बीच में चलते चलते वो एक बाग के पास पहुंचा और उसके दरवाजे पर ठहर गया। इसमें से बागबान निकला और कमर अल-ज़मान ने उसे सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा और कहा कि खुदा का शुक्र है कि इस शहर के अहाली में तो सही वो सालिम लूटा, लिहाजा जल्द इस बाग के अंदर आ जा ताकि शहर वालों में से कोई तुझे देख ना ले। कमर अल-ज़मान दंग होकर इस बाग में दाखिल हुआ और बागबान से कहने लगा कि इस शहर वालों का क्या किस्सा है। इसने जवाब दिया कि सुन, इस शहर वाले सब के सब मजूस हैं। तुझे खुदा की कसम बता कि तो यहाँ किस तरह आया और तेरे आने की वजह क्या है। इस पर कमर अल-ज़मान ने बागबान से अपना सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक कह सुनाया। बागबान को निहायत तज्जुब हुआ और इससे कहने लगा कि बेटा, इस्लामी ममालिक यहाँ से बहुत दूर हैं और यहाँ से वहाँ तक समंदर में होकर 4 महीने का रास्ता है, मगर खुश्की से पूरा 1 साल लग जाता है। यहाँ एक जहाज है जो साल में एक बार सामान लेकर इस्लामी ममालिक की सरहद तक जाता है, इस तरह कि वो जहाज यहाँ से पहले जजीरा आबनूस जाता है और वहाँ से जज़ाइर खालदान, जहाँ बादशाह शहरमान की हुकूमत है। ये सुनकर कमर अल-ज़मान थोड़ी देर तक अपने दिल में सोचता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं कि वो बागबान के पास बाग में ठहरे और इसका मातहत बनकर काम करे। ये सोचकर उसने बागबान से कहा कि तुझे मंजूर है कि मैं इस बाग में तेरा मातहत बनकर काम करूं। इसने कहा कि बसरबू चश्म और उसे सिखाया कि किस तरह दरख्तों की क्यारियों में पानी दिया जाता है। इसके बाद कमर अल-ज़मान दरख्तों को सेंचता और हनय से घास काटता। बागबान ने उसे एक नीला अटिंगा करता पहनने के लिए दिया जो घुटनों तक आता था। वो दरख्तों को सेंचता और जार जार रोता और दिन रात उसे कभी करार ना आता, क्योंकि एक तो वो परदेसा में था और दूसरे अपनी महबूबा से जुदा था। ये तो कमर अल-ज़मान पर गुजरी जो बादशाह शहरमान का बेटा था। अब बादशाह गैऊर की बेटी शहजादी बदूर का हाल सुनिए। जब इसकी नींद टूटी तो उसने अपने शौहर कमर अल-ज़मान को तलाश किया, मगर कहीं ना पाया और उसने देखा कि इसकी शलवार खली हुई है और अज़ारबंद ढूंढने लगी जिसमें कि नग था और देखा कि वो खिला पड़ा है और नग गायब है। अब वो अपने जी में कहने लगी कि या अल्लाह, मेरा शौहर कहाँ गया। गोया कि वो इस नग को लेकर चलता हुआ, मगर उसे तो ये मालूम ही नहीं कि इस नग के अंदर क्या भेद है। ना मालूम वो कहाँ गया, लेकिन कोई ना कोई अजीब वो गरीब बात जरूर पेश आई होगी कि वो चला गया, वरना उसे तो मेरी जुदाई एक लम्हे के लिए गवारा ना थी। लानत हो इस नग पर और इस घड़ी पर जबकि मैंने इसे बांधा। अब शहजादी बदूर सोच में पड़ गई और अपने दिल में कहने लगी कि अगर मैं निकलकर नौकरों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मेरा शौहर गायब हो गया तो उनको मेरी तरफ लालच होगी, इसलिए कोई तरकीब चलनी चाहिए। ये कहकर वो उठी और अपने शौहर की एक पोशाक पहनी और उसी की तरह पगड़ी बांधी और जूते पहने और नकाब डाली और अपने महल में एक कनीज को बिठाकर अपने खेमे से बाहर निकल आई और गुलामों को आवाज दी और वो इसके लिए घोड़ा लाएं। घोड़े पर सवार होकर उसने हुक्म दिया कि सामान बांधा जाए और जब सामान बंध चुका तो उसने कोच का हुक्म दे दिया और वो रवाना हो गए। मगर उसका राज किसी पर जाहिर ना हुआ और किसी को ये शक ना हुआ कि वो कमर अल-ज़मान नहीं, क्योंकि दोनों का कद व कामत और नाक नक्शा एक सा था। चलते चलते वो इसके हमराही में एक शहर में पहुंचे जो समंदर के किनारे वाक़ था। इस शहर के बाहर उसने उस शख्स के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ कि ये मदीना अलाबनूस में है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।